गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 29 सितंबर 2023। द हिंदू न्यूज़पेपर हम आज का कर लेते हैं, जल्दी से पूरा हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल इसमें दे रखा है, आर्किटेक्ट जो है इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन का कौन है, आप सबको पता है, मोंगकाम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। ठीक है, मोंगकाम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन जो है, जिनको हम MS स्वामीनाथन कहते हैं, इन्होंने बहुत ही तगड़ा रोल अदा किया था ग्रीन रेवोल्यूशन में। 98 की एज में अब ये नहीं रहे हैं। ये बहुत ही दुख की खबर है, क्योंकि आप सबको पता है कि इन्होंने बहुत ही अच्छा कदम जो उठाया था। तो हम इसके बारे में हम जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला एक न्यूज़ इसमें ये आई हुई है कि भाई देखो, मॉब ने कोशिश करी कि भाई मणिपुर के CM जो है उनके घर में वो अटैक कर दें, है ना। आप सबको पता है मणिपुर में हालात जो है बहुत ही ख़तरनाक चल रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट चल रही थी कि 2 मीटी स्टूडेंट जो हैं उनकी डेथ के ऊपर, और DGP ने जो है एक पैनल का गठन कर दिया है जिसमें वो इन एलिगेशंस को यूज़ देखेंगे और आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया का जो आर्किटेक्ट है, इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन आर्किटेक्ट जो है मोंगकाम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन जी जो हैं वो नहीं रहे हैं, है ना। तो बेसिकली आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पहले एक शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस हुआ करती थी, मतलब जहाज़ से खाना आया है वो सीधा हमारे मुंह में जाएगा। पहले हम जहाज़ों के ऊपर, मतलब फ़ॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन हमारी देश की डिपेंडेंसी जो है फूड ग्रेन्स के ऊपर, तब MS स्वामीनाथन जी ने हटवा दी थी। 2 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स के साथ मिलके, C सुब्रमण्यम और जगजीवन राम। 1964 से 67 C सुब्रमण्यम था और जगजीवन राम 1967, 70 और 74, 77 में था, जिसकी वजह से आज जो है हमारा वीट और गेहूं और चावल जो है हम खा पा रहे हैं, क्योंकि हमने केमिकल और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज़ किया। बस बेसिक सी बात ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल दे रखा है, वाई एग्जेम्प्ट वैली एरियाज फ्रॉम अफसपा ट्राइब्स कह रही हैं। तो बेसिकली हुआ ये है कि अफसपा जो है ना, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है वो पहाड़ियों पे लगा दिया गया है, ठीक है, और जो वैलीज़ हैं उनको छोड़ दिया गया है। तो ये जो ट्राइब्स हैं जो कि पहाड़ियों के ऊपर रह रही हैं, बेसिकली नागा ट्राइब्स, कुकी ट्राइब्स और जोमी, आपने कम सुना होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए जोमी ट्राइब भी जो है वो मणिपुर में है। ये क्वेश्चन रेस कर रहे हैं कि भाई आपने अफसपा जो लगाया है, आपने वैलीज़ में क्यों नहीं लगाया है जहाँ पे मीटी ज़्यादा रहती हैं, रेदर की आपने पहाड़ियों के ऊपर लगा दिया है। इस चीज़ में बस यही दे रखा है। तो हम देखते हैं अगला। सो नेक्स्ट आर्टिकल में दे रखा है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए प्रिविलेज कमेटी क्या होती है। देखो, कोई भी पार्लियामेंटेरियन अगर जो है अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, तो वो किसके पास जाएगी, कौन सी कमेटी के पास जाएगी, ये MCQ आपका आ सकता है, वो है प्रिविलेज कमेटी। बस इसमें यही चीज़ देखनी है। बेसिक बात बस यही है कि हाउस पैनल ने, जो लोकसभा का स्पीकर इस वक्त हैं ओम बिरला, उन्होंने कंप्लेंट जो है BJP MP रमेश बिधूरी की जो कंप्लेंट है वो वहाँ पे प्रिविलेज कमेटी के पास दे दी है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसमें एक आर्टिकल दे रखा है, देखो बहुत ही आप सबने देखा भी होगा कि अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक 12 साल की लड़की जो थी उज्जैन में, उसका रेप हुआ। वो घर घर टटोल रही थी और किसी ने भी उस वक्त उसकी मदद वहाँ पे नहीं करी। काफ़ी देर तक वो घूमती रही थी। सो बेसिकली ये आर्टिकल जो है, ये इसके बारे में थोड़ा सा इसमें ये दे रखा है कि भाई हाई कोर्ट ने कहा है कि जो आपके डमी स्कूल्स हैं, हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई जो आपके डमी स्कूल्स हैं ना, वो आपके सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, की वजह से पड़ रहा है। डमी स्कूल्स क्या होते हैं, मतलब वो स्कूल जिसमें आपको जाना ना पड़े, बस वो ऐसे खोल के बैठे हुए हैं। तो होता क्या है कि भाई जब आपके MBBS और BDS की तैयारी, नीट की तैयारी करने के लिए एक क्राइटेरिया है दिल्ली के अंदर कि आपको दिल्ली के ही अंदर के स्कूल से आपको 11th और 12th अपनी पढ़नी पड़ेगी। तो बाहर के लोग क्या करते हैं, जो दिल्ली में नहीं रहते हैं, डोमिसाइल जिनका दिल्ली का नहीं है, वो दिल्ली के स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं और वहीं बाहर बैठ के वो तैयारी कर रहे होते हैं। तो जब वो तैयारी कर रहे होते हैं, ना वो स्कूल जाते और ना उनका कोई भी यहाँ पे एक्सपोजर उनको मिलता, अच्छी एजुकेशन का एक्सपोजर मिल पाता, तो वो बस अपनी बाहर बैठ के तैयारी करते हैं।
तो इसी चीज़ को लेके हाई कोर्ट ने कहा है कि जो डमी स्कूल्स हैं ये सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो एक ये खबर है जिसमें भाई ये पाया गया कि भाई प्रो खालिस्तानी ग्राफिटी जो है ना, ग्राफिटी क्या होती है, पेंटिंग होती है। फ्लाईओवर के ऊपर, दिल्ली के फ्लाईओवर के ऊपर एक प्रो खालिस्तानी ग्राफिटी मिली है कश्मीरी गेट के एरिया में, नॉर्थ दिल्ली में, ठीक है। और इसमें स्लोगन दे रखा था भाई दिल्ली बनेगा खालिस्तान, और ये सब जितनी भी बातें हैं वो सब इन्होंने लिखी हुई थी। तो किस तरह से खालिस्तानी इन्फ्लुएंस जो है हमारी सिटीज़ के अंदर एंक्रोच करता जा रहा है। एक ये वर्ड जो है आपको थोड़ा सा काम आएगा, कहीं ना कहीं आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक छोटी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, टोटो क्या है। टोटो जो है, एक और इसमें दे रखी है, टोटो जो है एक साइनो तिब्बतन लैंग्वेज है जो कि ट्राइबल टोटो पीपल, टोटो लोग कहाँ रहते हैं, बेसिकली बंगाल में रहते हैं, जो कि भूटान के आसपास के लोग हैं। सिर्फ 1600 लोग बचे हैं, उनकी एक पूरी तरह से डिक्शनरी तैयार कर दी गई है, ठीक है। बस टोटो वर्ड्स जो होते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें पता होना चाहिए कि टोटो है क्या। तो चलिए अब हम आते हैं आर्टिकल के ऊपर, एडिटोरियल के ऊपर। वो पहला एडिटोरियल है फ्री फॉल, ठीक है। तो फ्री फॉल में क्या दे रखा है इसमें हम देख लेते हैं। ये बेसिकली इंडिया और कनाडा के बारे में दे रखा है। किस तरह से, देखो भाई दोस्तों, इंडिया और कनाडा के बीच में कितनी दिक्कतें आ चुकी हैं इस वक्त, और सिर्फ वहाँ के कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की वजह से आई है, क्योंकि इंडिया तो हमेशा से ही एक अच्छा रोल हमेशा से अदा करता आया है। तो इस आर्टिकल में क्या दे रखा है ये हम जान लेते हैं, ये देख लेते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है कि देखो इंडिया और कनाडा ने अपनी, अब जो लड़ाई इनकी चल रही थी, डिप्लोमेटिक रो जो इनकी चल रही थी, अब खासकर किसकी वजह से चल रही थी, नाम आपको पता होना चाहिए। खालिस्तानी एक्टिविस्ट है हरदीप सिंह निज्जर। अब जो है ये घंटियां जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी बजने लगी है, क्योंकि वहाँ पे जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने वार्निंग दी है कि भाई देखो, आप टेररिज्म हो, एक्सट्रीमिज़म हो, वायलेंस हो, है ना, इन तीनों चीज़ों को आप अपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि आपको लग रहा है वो ठीक है तो आप उसको टेररिज्म ना मानो, आपके हिसाब से आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप उसको टेररिज्म ना मानो, और फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप उसको टेररिज्म करार दो। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात कही है। एस जयशंकर जी ने ये भी कहा कि देखो, जितने भी पूरी दुनिया में देश हैं, है ना, उनको चेरी पिकिंग नहीं करनी चाहिए। चेरी पिकिंग मतलब आपने मान लो कि बहुत सारी चेरीज़ रखी हैं, आपने अपने मन के हिसाब से वो टॉपिक चुन लो, अपने मन के हिसाब से अपने आइडियाज़ जो है चुन लो, सही गलत कुछ मैटर नहीं करता। तो इन्होंने यही कहा कि जब भी आप टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की आप बात करते हो, या फिर नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स की बात करते हो, तब आप अपने मामले में तो कहते हो कि भाई देखो, इन्होंने जो है हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ख्याल नहीं रखा, इन्होंने तो भाई हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर दिया। तो ये चेरी पिकिंग कहलाती है, जिस तरह से कनाडा ने करा है, क्योंकि कनाडा ने एलिगेशंस लगा रखे हैं इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स के ऊपर कि भाई इन्होंने जो है हमारे जो है कैनेडियन सिटीज़न को जून में मारा था। तो कैनेडियन जो है यूनाइटेड नेशन का एम्बेसडर जो है रॉबर्ट रे, है ना, इन्होंने भी कैनेडियन एलिगेशंस के ऊपर और ज़्यादा बातें कही हैं। तो इन्होंने क्या कहा ये जानते हैं। तो भाई देखो, 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपने क्लेम किया था। उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद दोनों देशों ने अपने जो है डिप्लोमेट्स को हटा दिया, है ना, दोनों देशों ने अपने डिप्लोमेट्स को हटा दिया। फिर उसके बाद जो पीपल टू पीपल टाइज़ हैं वो भी हटा दी। अब इन्होंने आपस के वीज़ाज़ भी सस्पेंड कर दिए हैं, इंडिया ने तो सस्पेंड कर दिए हैं कि जो भी कनाडा के पास वीज़ा जा रहे थे वो सस्पेंड कर दिए है ना। लेकिन अभी हो ये रहा है कि भाई देखो, कनाडा ने आपने इल्ज़ाम भी लगा दिया, लेकिन आप कुछ प्रोड्यूस तो करो। ना तो आपके पास कोई कंक्रीट एविडेंस है, ना ही आपने कोई खुद की कोई इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी की है, ना ही आपने कोई ट्रायल यूज़ किया है ना। लेकिन ये ज़रूर है कि जो 5 आई के जो एलाइज हैं, 5 आँखें, आपको पता होनी चाहिए 5 आँखों में कौन आता है, या मुझे कमेंट में लिख के बताना। तो 5 आँखों ने इंडिया से बार बार ये ज़रूर कह रहे हैं कि भाई इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए, इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए कनाडा में। अरे भाई आप तो कुछ करो, आपने तो कुछ करा नहीं। तो भाई अब कनाडा के पास वे आउट ये है कि भाई आप जो है सबसे पहले अपने एलिगेशंस प्रूव करो, है ना, क्योंकि इंडिया ने तो क्लियर कर लिया कि इंडिया कभी भी इस पॉलिसी में बिलीव ही नहीं करता है। जुडिशियल इंटरस्टेट किलिंग, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। जुडिशियल इंटरस्टेट किलिंग में इंडिया की कोई पॉलिसी ऐसी है नहीं।
और दूसरी टर्म आपको पता होनी चाहिए कि भाई इंडिया के ग्रीवेंसेस जो हैं कनाडा के अगेंस्ट, कौन सी ग्रीवेंस है कि वो सॉफ्ट पैडलिंग कर रहा है, सॉफ्ट पैडलिंग द इशू ऑफ खालिस्तान एक्सट्रीमिज़म, ठीक है, ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है और सेफ हेवन्स प्रोवाइड कर रहा है टेररिस्ट के पास, ताकि वो इंडिया में अटैक कर पाए या फिर इंडिया में ऐसी एक्टिविटीज़, नेगेटिव एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर पाए। उसके खिलाफ चाहे कनाडा कुछ कर नहीं रहा है, इसकी वजह से टाइज जो हैं वो ब्रेक हो चुकी हैं। और आप इसको आपको पता होना चाहिए कि कनाडा भी जो है इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाता रहा है, किस तरह से राइट्स की वायलेशन हुई थी कनाडा के अनुसार भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजाब में करी थी। ये 1980 से चलता आ रहा है ना। लेकिन फिर भी अभी तक जो है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि भाई टूरिज़्म और ट्रैवल और ट्रेड, तीन जो TTT हैं, टूरिज़्म ट्रैवल ट्रेड जो हो, एक साथ इतनी जल्दी जो हो वो कर्व कर दिया जाए। आज तक कभी ऐसा तो हुआ नहीं था, लेकिन इस बार जो है बहुत ही जल्दी ऐसे बड़े बड़े कदम उठा लिए जा रहे हैं। तो मतलब मामला बहुत ही सीरियस इस वक्त हो रखा है। सो नेक्स्ट एडिटोरियल दे रखा है भाई केयरिंग फॉर द ओल्ड, ठीक है। तो हुआ ये है दोस्तों कि आप सबको पता है पूरी दुनिया की जनसंख्या जो है वो बूढ़ी होते जा रही है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया भी इससे पीछे छूट रहा है, नहीं, इंडिया में भी जो है जनसंख्या जो है वो बूढ़ी होते जा रही है। और ये कैसे, किस में निकल के आया है? ये निकल के आया है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एजिंग रिपोर्ट में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एजिंग रिपोर्ट में निकल के आया है। इसमें ये पाया गया है कि 60 साल से ऊपर जितने भी हैं लोग वो डबल हो जाएंगे। अगर आप बात करोगे 2022 की, 2022 1 जुलाई 2022 में अभी 10.5% या फिर कहें 14.9 करोड़ जनसंख्या जो है 60 साल से ऊपर है, और 2050 तक होते होते ये 20.8% हो जानी है। कहने का मतलब ये है 5 में से 1 इंडिविजुअल जो है वो बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें ये कह रहा है, भाई देखो इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन तो आने ही है, आपकी हेल्थ के ऊपर आएगा, इकोनॉमी के ऊपर आएगा, सोसाइटी के ऊपर इसके इम्पैक्ट तो पड़ने ही है। अगर आप बात केरला और बंगाल की आप करते हो जैसे, तो केरला और बंगाल में भी जिस तरह से पॉपुलेशन जो बढ़ रही है एल्डरली की, हो ये रहा है कि वहाँ पे एल्डरली अकेले रह रहे हैं, क्योंकि उनके जो बच्चे होते हैं वो इधर उधर माइग्रेट कर जाते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो इनके लिए केयर करना, गवर्नमेंट को इनके लिए स्टेप्स उठाना बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है आगे चल के। अगर आप बात करोगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, वो बढ़ते जा रही है। देखो ऐसा हो क्यों रहा है? कई चीज़ें हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, हमारे पास ज़्यादा वो आ रहे हैं, बेटर टेक आ चुकी है, बेटर मेडिसिन रिसोर्सेज आ चुकी हैं, इजी मेडिकल फील्ड हमारी अच्छी हो चुकी है। इसकी वजह से हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है वो अच्छी हो चुकी है। साथ में हमारे फर्टिलिटी रेट जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर आप देखोगे तो सर क्या मेन और वुमेन में अंतर है? हाँ, बिल्कुल अंतर है। अगर आप ये पाओगे कि जो वुमेन एल्डरली सिटीजन्स हैं एट प्रेजेंट जो है वो मेल काउंटर पार्ट से ज़्यादा आउट नंबर कर रही हैं, मतलब ज़्यादा हो रखी हैं। क्यों? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 60 साल में अगर आप देखोगे, अगर कोई मान लो मेल एक 60 साल का है और फीमेल जो है वो भी 60 साल की मान लेते हैं, है ना। एवरेज ये दे रखा है भाई, कोई भी अगर बंदा 60 साल का होगा तो 18.3 साल वो लगभग जिएगा इंडिया में, ठीक है। लेकिन वुमेन के केस में वो 19 साल है और मेल के केस में वो वही 17.5 साल है, ठीक है। ये चीज़ है। तो 18.3 साल तो जिएगा, लेकिन वुमेन 19 साल जी रही है और मैन जो है 17.5 साल जिएगा। और एक और आप देखोगे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है भारत का वो सिर्फ 24% है ना। तो वुमेन जो भारत की हैं उनका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है, वो लेबर में कम काम कर रही है। देखो वुमेन ज़्यादा जी रही हैं लेकिन वो लेबर में कम है, इसका मतलब इनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो वनरेबल ज़्यादा है बुढ़ापे में, ठीक है। इसका मतलब सारी बात ये है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। सो बेसिकली देखो ये भी पाया गया है, देखो इंटर स्टेट वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि साउथ स्टेट में ज़्यादा एल्डरली पॉपुलेशन हमें देखने को मिल रही है। आप कहोगे नहीं सर ऐसे, तो फिर अगर आप बात करो फर्टिलिटी रेट तो सबसे ज़्यादा बिहार और यूपी में होते हैं, है ना। तो अगर बिहार और यूपी में फर्टिलिटी रेट होते हैं तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ बच्चों, ये बात सच है, एल्डरली पॉपुलेशन जो है बिहार यूपी में ज़्यादा है। इसकी वजह से ये भी होगा कि भाई आप उनका जो शेयर है एल्डरली पॉपुलेशन का वो बढ़ेगा, लेकिन इनका जो शेयर होगा, अगर आप ओवरऑल एवरेज की बात करोगे परसेंटेज के बारे में, तो इंडिया के पूरे नेशनल इंडियन एवरेज से वो कम होने वाला है।
आपके ये भी एक चीज़ दिक्कत की बात ये भी है एल्डरली में कि 2/5 जो एल्डरलीज़ हैं है ना, वो बहुत ही गरीबी उसमें आते हैं, उनके पास कोई इनकम का कोई सोर्स नहीं होता है। तो इस वक्त जो है आपको पता होना चाहिए कि एल्डरली की कौन कौन सी चैलेंजेस होते हैं। पहला है फिजिकल और मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ उनके पास होते हैं, खाना और शेल्टर की उनको दिक्कत रहती है, इनकम सिक्योरिटी की हम बात करेंगे, और सोशल केयर की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ 5-6 बातों के आपको हमेशा जब भी एल्डरली आती है आपको इनके बारे में बात करनी है। तो इसकी वजह से आपको होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, इसमें एक टर्म दे रखी है होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, आपको लेकर चलनी है जिस तरह जब भी आप एल्डरली केयर की हम बात करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी कई पॉलिसीज़ अपना रखी हैं, जैसे कि नेशनल पॉलिसी है ओल्डर पर्सन की, हमें पता होना चाहिए नेशनल पॉलिसी ऑफ ओल्डर पर्सन 1999 की। फिर एक है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। ठीक है, तो दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन 1999 एंड मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जिसमें जो है हमें अपनाना चाहिए। दिक्कत की बात यह है कि सीनियर सिटीजन्स को पता ही नहीं है कि उनके लिए पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, तो हमें जो है उनको ये अवेयर भी करना होगा ताकि वो ऐसे अपनी लाइफ जो है डिग्निटी के साथ ऐसे जी पाए हमेशा सदा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल है अ माइलस्टोन इन द हिंदू मैरिज रिफॉर्म इन इंडिया। ठीक है, हिंदू मैरिज रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सो बेसिकली आर्टिकल में दे रखा है कि देखो भाई, हिंदू मैरिज एक्ट आया था, फिर तमिलनाडु ने इसको अमेंडमेंट कर दिया था, तो इसका एक्ट का नाम इन्होंने लिख दिया था हिंदू मैरिज तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 1967, जो कि इसको अब 56 साल हो चुके हैं। तो जो राइटर हैं वो याद कर रही हैं किसी एक मैरिज को जिसका नाम है सूया मरियाथाई मैरिज। ठीक है, सूर्या मरियाथाई मैरिज। अब इसमें क्या हुआ था, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस की इन्होंने बात कर रखी है। देखो भी ये कह रही हैं कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो है कभी कोर्ट्स ने बहुत सारे वर्डिक्ट दे रखे हैं जिसके अंतर्गत किसी पंडित का होना ज़रूरी है, सोलमनाइज्ड बाय द प्रीस्ट। प्रीस्ट जो हो जब आएगा उसको वो 110% कहेगा कि हाँ अब आपकी शादी हो चुकी है, तब जाके जो होगी वो मैरिज जो होगी ये कानूनी मानी जाएगी। लेकिन कोर्ट ने जैसे एक केस बताया, इसी केस के बारे में बात कर रहे हैं, 1953 में मद्रास हाई कोर्ट ने इस मनुस्मृति को कोट करते हुए कहा था कि जब तक प्रीस्ट के द्वारा सोलमनाइज मैरिज नहीं होगी, ऐसी सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस जो होंगी वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं आती हैं, और ये जो होंगे इनके द्वारा जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो लेजिटमेट नहीं है। ऐसे ही एक सिमिलर केस के बारे में बात कर रहे हैं, जब राजा थी 1958 में हुआ था, तिरुचि कोर्ट ने भी इसको मना कर दिया था। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का बेसिस क्या है? देखो भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का बेसिस यही बना था कि हम ये कह रहे थे कि भाई हम जब भी हम नॉर्मली ऐसे शादी करते हैं ट्रेडिशनल और कस्टमरी हिंदू मैरिजेस में, स्पेशली अगर वो ब्राह्मणिकल वन हो, तो उसमें कास्ट सुप्रीमेसी जो होती है वो डोमिनेट करती है, और दूसरा वो पैट्रियार्कल राइट्स जो होती है मैन की, उसको वो प्रमोट करती है। ठीक है, तो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में इन्होंने कहा कि भाई महिलाओं का हक इन्होंने देने की कोशिश करी। इन्होंने कहा कि जब भी कोई मैन और वुमेन जो होने चाहिए शादी करें तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो कि डिसॉल्यूबल हो, जो कि डिसॉल्व हो पाए। ठीक है, डिसॉल्व हो पाए मतलब अभी आपने शादी करी और उसको आप आराम से डिसॉल्व भी कर पाओ, क्योंकि वो बस आपने सिविल रजिस्ट्रेशन किया था, नॉर्मली आपने नाम लिखवा दिया था ऐसा। और दूसरी बात कि भाई महिलाओं के पास भी हक हो कि वो जैसे ही उनकी शादी जो हो वो डिज़ोल्व हो, उसके बाद वो अपनी प्रॉपर्टी में क्लेम कर पाए और बाद में अपनी दोबारा से शादी भी कर पाए। तो इनिशियली देखो, तिरुचि हाई कोर्ट ने जब राजा थी का केस डिनाई कर दिया था कि नहीं आपको जो है कॉन्जुगल राइट्स नहीं मिलेंगी क्योंकि आपकी शादी जो है वो लीगलाइज नहीं है, तब 1969 में जब हिंदू मैरिज अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 1967 में, तो तब जाके 1969 में इनको जो था अपने कॉन्जुगल राइट्स मिल पाए थे, क्योंकि इस एक्ट ने सूया मरियाथाई थिरुमनम को लीगलाइज कर दिया था। सो बेसिकली ये जो चीज़ थी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, द्रविडियन मूवमेंट का एक स्ट्रगल का एक पार्ट था, मद्रास प्रेसिडेंसी में जो फैला था। लेकिन जब ये चीज़ चल रही थी, हम सबको पता है दोस्तों कि हिंदू कोड बिल के बारे में ड्राफ्टिंग चल रही थी। हिंदू कोड बिल की एक कमेटी बनी थी, को बनाने के लिए कमेटी बनी थी 1944 में BN राव की अध्यक्षता में। सो BN राव जी जो थे, इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कि जितने भी एविडेंसेस सबमिट हुए थे उनको वो ध्यान से पढ़ा, और ये जो एविडेंसेस मतलब
डिमांड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वालों की सबमिट हुई थी, इसमें इन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस नहीं बताए थे हिंदू लॉ में, बहुत सारे चेंजेस बताए थे, जिसमें इन्होंने ये भी कहा था कि भाई जो वुमेन की जो लीगल राइट्स हैं उनको भी आप पूरी तरह से बदलो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के जो एक सदस्य थे वो थे कुंजीथम गुरुस्वामी, जो थे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के। इन्होंने आर्ग्यू किया था कि भाई जो हिंदू जो टर्म है कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन नहीं कर रखी है इसके अंतर्गत, और इन्होंने ये जोर दिया था कि जो नॉन रिलीजियस मैरिजेस हैं जिसमें प्रीस्ट का वो नहीं आता है, उनको भी आप न्यू हिंदू कोड के अंदर आप रिकॉग्नाइज़ करो। लेकिन फिर राव कमेटी आई। राव कमेटी 1947 में जब आई तो इन्होंने एक्नॉलेज किया कि इन्होंने कुछ ही जो आपके रिफॉर्म्ड मैरिजेस, जिनको हम कहते हैं रिफॉर्म्ड मैरिजेस का कॉन्सेप्ट है, कुछ ही रिफॉर्म्ड मैरिजेस को इन्होंने एक्सेप्ट किया, जैसे कि वीर शैव्य, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था। अब देखो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो क्लोज 7 है वो इम्पोर्टेंस देता है हिंदू राइट्स को और सेरेमनीज़ को, कि भाई जो हिंदू राइट्स हैं, सेरेमनीज़ हैं, उनको वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन्होंने ध्यान दिया कि भाई जो कस्टमरी राइट्स हैं, आपके सेरेमनीज़ हैं, थाली टाइंग, उनको वो ज़रूरी है, जिनमें ये चीज़ नहीं होती वो रिकॉग्नाइज नहीं है। तो अब सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस को इन्होंने अलग से एक एक्ट बना दिया, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जो कि पार्लियामेंट में पास हो गया। लेकिन जो पास हुआ था उसमें इन्होंने सिविल राइट्स के ऊपर, सिविल जो कपल की प्रॉपर्टी राइट्स जो होती हैं उनके ऊपर इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए इनमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बंटवारे में इनमें दिक्कतें आती हैं। सो बेसिकली केस देखो भाई, जब इन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ला दिया था तो जो भी कोई हिंदू ऐसे कर रहा था, शादी ऐसी कर रहा था, उनकी प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर असर आ जा रहा था। ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे केसेस भी हुए, जैसे कि एक केस हुआ चिदम्बरम छेतियार वर्सेस देई वानाए आची, मद्रास हाई कोर्ट में केस हुआ, जिसमें कोर्ट ने सजेस्ट किया, कांग्रेस पार्टी जब तो हुआ करती थी, कि भाई आप एक ऐसा कानून बनाओ जो कि लेजिटिमाइज़ कर दे सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस को, और जिसके अंतर्गत प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट हो पाए, है ना। और किन की प्रोटेक्ट हो पाए? ऐसे हिंदुओं की जिन्होंने नॉन रिलीजियस मैरिजेस प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करी थी, है ना। तो इसको लेकर आए थे वो हिंदू नॉन कन्फर्मिस्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन बिल 1954 में आया था, जो कि देखो फिर बहुत सारी कोशिशें हुई हैं, बेसिकली ये भी आया। फिर एक मद्रास सूया मरिया थाई मैरिज लेकर आया, वैलिडेशन बिल लेकर आया, जिसमें इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली जो थी सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस को लीगलाइज कर दिया था। इसको कांग्रेस पार्टी ने तब आर्ग्यू किया था, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। डीएमके ने आर्ग्यू किया था कि भाई जब आप ऐसी मैरिजेस को इनवैलिडेट करते हो, इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है वाइफ के ऊपर खासकर, है ना। तो एट प्रेजेंट जो है बिल आया था सेक्शन 7A में, हिंदू मैरिज एक्ट। इसमें इन्होंने सभी तरह की जो नॉन रिचुअल हिंदू मैरिजेस हैं इनको इन्होंने वैलिडेट कर दिया है, और साथ में इन्होंने क्वेश्चन रेस कर दिए हैं जो ब्राह्मणिक इंटरप्रिटेशन होती है हिंदू मैरिजेस की। तो इन्होंने चैलेंज एक तरह से पेश कर दिया है, और अपनी तरफ से जितनी भी नॉन हिंदू मैरिजेस, नॉन रिचुअल हिंदू मैरिजेस हैं, उनको इन्होंने वैलिडेट कर दिया है।
तो भाई देखो 2017 में यूनियन मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि भाई हम सेक्शन 7 को, हम एक्ट को हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। और जो तमिलनाडु से हम, ये जो सेक्शन 7 था इसके अंतर्गत क्या था कि जो नॉन रिचुअल हिंदू की जो मैरिजेस हुई हैं उनको इसने रिकॉग्नाइज़ करा दिया था। लेकिन अभी 2017 में इसने मना कर दिया था यूनियन मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने, और इन्होंने कहा था कि जो तमिलनाडु की जो मैरिजेस हैं ये रजिस्टर्ड नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत, है ना। तब मदुरई की बेंच ने मद्रास के हाई कोर्ट की जो मदुरई की बेंच है उन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री को याद दिलाया था इस बेंच की इंपॉर्टेंस, की इम्पोर्टेंस कि भाई देखो अब ये कानून है इनके अकॉर्डिंग। फिर पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मद्रास के हाई कोर्ट को याद दिलाया था जो कि भाई सूया मरीथाई मैरिजेज जो होती हैं तमिलनाडु में उनकी वैलिडिटी है क्या, इसकी वजह से, है ना, कि भाई ये जो ऐसी जो मैरिजेस होती हैं इनमें कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं होती हैं, कोई पब्लिक सेरेमनी नहीं होती हैं, और ऐसी शादियां जो होती हैं वो डिक्लेयर कर दी जाती हैं, बस रिलेटिव्स आएंगे, दोस्त आएंगे और वो डिक्लेयर कर देंगे देखो भाई हम दोनों शादी कर चुके हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, ऐसे वर्डिक्ट बहुत ही मुश्किल वर्डिक्ट, ऐसे वर्डिक्ट कई बार देता है, जैसे जिस तरह से इसने एक वर्डिक्ट दिया था कि ट्रांसजेंडर वेडिंग्स जो होती हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आती हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं, ये दे रखा है रिफॉर्म कैन एड्रेस इंडियाज़ किडनी ट्रांसप्लांट डेफिसिट। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी आर्टिकल है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो दोस्तों देखो भाई, इंडिया में ऑर्गन शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है, खासकर अगर आप किडनी की बात करोगे। 2022 में 2 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी, लेकिन इंडिया के पास सिर्फ 7500 ट्रांसप्लांट ही अवेलेबल थे, जो कि सिर्फ 3.4% ही हैं। क्यों है ऐसा ज़रूरत इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी डायबिटीज़ की वजह से, माल न्यूट्रिशमेंट की वजह से, एक ओवर क्राउडिंग जो हो रखी है, या फिर पुअर सैनिटेशन की वजह से, ये 4 चीज़ों की वजह से भारत में क्रोनिक किडनी डिजीज़, जो लंबे समय से चलती हुई किडनी की बीमारी है, वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लास्ट में एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो जाती है। एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की मतलब अब किडनी नहीं बची। और ये CKD जो है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ जो है, ये देश के 17% पॉपुलेशन को असर कर रही है। अगर आप कंपेयर करोगे इंडिया की US से, तो US में 20% ट्रांसप्लांट जो होते हैं हो जाते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा दिक्कत क्यों आ रही है? इंडिया में ऐसी दिक्कत आ रही है, क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ तो हैं, लेकिन इंडिया की जो रेगुलेशंस हैं वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट हैं। देखो भाई, 4 तरीके होते हैं, इन्होंने कहा कि 4 तरीके होते हैं किसी को भी किडनी मिलने के, अगर किसी को ज़रूरत है। पहला हो गया कि भाई जो किडनी जो होगी डिकीज़ पर्सन से, जो मर चुका है उनसे किडनी मिल जाए उसे। लेकिन होता ये है कि जो मरता है वो डोनेट करके नहीं जाता है। दूसरी बात, उसकी कोई किडनी की हालात कैसी है, वो मरने वाला ही पता चले किडनी से मरा हो, है ना, किडनी के फेलियर से मरा हो। या फिर तीसरा, कि जब वो मरा था क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल था कि आप उस किडनी को निकाल के आप उसको स्टोर कर पाओ। दूसरा तरीका होता है कि भाई आप किसी रिलेटिव्स फ्रेंड से आप डोनेट करा लो। लेकिन इस चीज़ में क्या होता है, आपके पास एक कंपैटिबल ब्लड टाइप और टिश्यू टाइप होना चाहिए, और जो कि अक्सर देखा गया है कि ऐसे वो कंपैटिबल नहीं मिल पाता है, इनकम्पैटिबल ही मिलता है। अब हम देखते हैं कि केस क्या है, कि हमें चेंजेस इसमें लाने चाहिए, क्या दिक्कतें हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 तरीके होते हैं किडनी के ट्रांसप्लांट होने के। पहला है किडनी स्वैप और दूसरा है किडनी चेन। किडनी स्वैप में क्या होता है भाई, देखो मान लो कि किसी को किडनी की ज़रूरत है, किसी ए वाइफ को, एक है, ये है, एक A है, एक B है, ठीक है, सामने है C है, D है, B की किडनी ख़राब है, D की किडनी ख़राब है, ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो लेकिन A की किडनी जो है मैच नहीं कर रही है B से, लेकिन A की किडनी D से मैच कर रही है और C की किडनी B से मैच कर रही है। तो आपस में क्या कर लेंगे, स्वैप कर लेंगे। स्वैप क्या कर लेंगे, A कहेगा कि भाई मैं आपको किडनी दे दूंगा, C कहेगी मैं आपको किडनी दे दूंगी, ख़त्म बात। दूसरा ऑप्शन होता है किडनी चेन। तो एक B की किडनी ख़राब है और एक C है, D है और एक E है। E को आप रिटर्न में कोई किडनी नहीं चाहिए, लेकिन A की जो किडनी है वो D से मैच कर रही है ना, लेकिन C की किसी एक से भी मैच नहीं कर रही है। तो E क्या कह रहा है कि भाई मैं आपको किडनी दे दूंगा, A जो होगा D को किडनी दे देगी और इससे काम चल जाएगा। मतलब स्वैप नहीं हुआ, लेकिन एक चेन बन गई बेसिकली, है ना। तो ये जो इंडिया में दिक्कत यह आ रही है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इंडिया में लीगली ये परमिटेड नहीं हो पाता है।
और बहुत सारे आपको वो लेने पड़ते हैं, परमिशन लेने पड़ते हैं आपको। सिर्फ और सिर्फ जैसे कि नियर रिलेटिव्स में आपका जो हस्बैंड वाइफ हो गया या फिर बस पेरेंट्स हो गए, उनको ही आप परमिटेड हैं कि आप डोनर रेसिपिएंट ले पाओ। लेकिन अगर आप बात करोगे केरला, पंजाब और हरियाणा के केस में, वहाँ पे हाई कोर्ट के जजमेंट आए हैं जिसमें इन्होंने परमिट किया है कि नॉन नियर रिलेटिव डोनर रेसिपिएंट की भी पेयरिंग हो सकती है अगर वेरिफिकेशन हो जाए तो। सो बेसिकली हो ये रहा है कि भाई देखो, कोई भी एट प्रेजेंट देश में नेशनल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी नहीं है जो कि स्वैप्स को रेगुलेट कर पाए। देखो भाई, भारत में थोड़े बहुत स्वैप तो होते ही हैं, लेकिन किडनी चेंज तो बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल है। किडनी चेंज के मतलब एक ने इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, आगे आगे बढ़ते जा रहा है। एक्सेप्ट केरला, है ना, केरला को छोड़ के बाकी सभी जगह जो है किडनी को डोनेट करना इलीगल है। अगर आप ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर आप शो करना चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई मैं इसको दान कर रहा हूँ, बिल्कुल भी परमिटेड नहीं, आप दान नहीं कर सकते किडनी को केरला में छोड़ के, ठीक है। तो कोई भी डोनेट नहीं कर सकता जब तक कि उसको वापस बदले में कोई किडनी ना मिल रही हो, तब तक आप दान नहीं कर सकते। और दूसरी दिक्कत ये है कि किडनी जो होती हैं, जो मरे हुए से किडनी मिलती है, वो तो ऑन द स्पॉट होती है कि भाई अभी आपको ज़रूरत है, अभी आपने निकाला और उसको दे दिया, ऐसा होता है। तो ये इशू बहुत बड़ा आ रहा है दोस्तों। तो जब अगर आप एक और बात करो स्वैप्स की, अगर आप बात करोगे स्वैप्स में एक और दिक्कत आती है। जो फैमिलीज़ होती हैं, फैमिलीज़ कहती हैं कि भाई देखो, आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हो वो दोनों का एक साथ करो, ऐसा ना हो कि एक को किडनी मिल जाए फिर दूसरे वाला देने से मना कर दे। तो अगर आपको ऑपरेशन करना है तो साइमल्टेनियस ऑपरेशन करो, क्योंकि कोई भी अपनी किडनी जो है लूज़ नहीं करना चाहता विदाउट गेनिंग वन, ठीक है। लेकिन चेंज में ऐसा नहीं होता। चेंज में क्या होता है, पहले आपको एक किडनी मिल जाएगी, तभी जो होगा है आप आगे ज़रूरत पड़ेगी तो आगे आप दे सकते हो। इसकी वजह से, इतनी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस की वजह से ब्लैक मार्केट किडनीज़ की बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, क्योंकि किडनी को बेच के जो है आप अपने फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से भी निकल सकते हो। इसकी वजह से ब्लैक मार्केट को ये बेसिकली ऐसी रेगुलेशंस प्रमोट कर रही हैं। सो बेसिकली एट प्रेजेंट जो है जो भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं इंडिया में किडनी एक्सचेंज को लेकर, वो बहुत ही धीरे हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट और टिश्यूज़ एक्ट जो आया था 1994 में, इन्होंने कोशिश तो करी थी शुरू करने की, जिसमें इन्होंने कहा था कि भाई जो ब्रेन स्टेम्स डेथ के जो पेशेंट है उनसे आप ट्रांसप्लांट की अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करो। लेकिन वो इतना सक्सेस अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी बताया कि जो भी कोई बंदा मरा उसी वक्त उसकी किडनी ट्रांसप्लांट होनी होती है। तो 2011 में अमेंडमेंट करने की कोशिश करी, जिसमें स्वैप ट्रांसप्लांट को लीगलाइज करा और फिर नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी इनिशिएट किया गया। लेकिन ट्रांसप्लांट जो थे अभी भी जो थे सिर्फ और सिर्फ नियर रिलेटिव्स के ही परमिटेड थे। 2023 में और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश करी गवर्नमेंट ने एज के पैरामीटर्स में और डोमिसाइल रिक्वायरमेंट्स के पैरामीटर्स में। लेकिन अभी भी ये जो रिफॉर्म्स हैं बहुत ही इनएडिक्वेट हैं, और इसकी वजह से अभी किडनी सप्लाई जो है वो इतनी नहीं हो पा रही है। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑल्ट्रिस्टिक डोनेशन, ऑल्ट्रिस्टिक मतलब दान करने वाली जो डोनेशन वाली जो चीज़ें हैं वो हमें प्रमोट करनी चाहिए, और जो नॉन रिलेटिव डोनेशन को, स्वैप्स को हमें प्रमोट कराना चाहिए। तो इंडिया के पास, आप कहोगे नहीं इंडिया को कुछ इनोवेटिवली कुछ करना चाहिए, अरे नहीं, इनोवेटिवली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, इजराइल हो, नीदरलैंड हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, है ना। इन सब जगह में आपका ऑलरेडी ये पैरामीटर्स, बहुत सारे स्टेप्स लिए जा चुके हैं जिसमें ऑल्ट्रिस्टिक डोनेशन को वो प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि आपका स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे नेशनल लेवल की रजिस्ट्रीज़ हैं किडनी चेंज और स्वैप्स के लिए। यूएस की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे इन्होंने और ज़्यादा आसान कर रखा है, स्वैप्स और चेंज को भर भर के वहाँ पे स्वैप्स और चेंज कराई जा रही हैं किडनी की। और स्पेन में भी स्पेन तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन तक करता है किडनी एक्सचेंज के लिए। तो इंडिया को भी ऐसे ही रिफॉर्म्स को रेप्लिकेट करना चाहिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम जान बचा पाएँ। तो इसी के साथ आज का हम हिंदू का हम एडिटोरियल और न्यूज़पेपर का डिस्कशन अभी बंद करते हैं। आप मन लगा के पढ़ते रहो, काम के एडिटोरियल बहुत यही थे। आगे हम दोबारा से आपको मिलेंगे, दोबारा से नए नए तरीके से हम मिलते रहेंगे और नई नई चीज़ें हम जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। बाय बाय।